हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल रात को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में। देखिए, वैसे तो इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही टीमें जो है बाहर हो चुकी है। आखिरी जो मैच हमने कवर करा हुआ था न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड का, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ बताई हुई है। तो इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए दोनों ही टीमों ने काफ़ी सारे अपने मेन प्लेयर्स जो हैं उनको रेस्ट दे दिया है। विक्टोरिया फिर से मतलब यंग प्लेयर्स को लेकर वो है जो टीम अपना बनाए हैं। फिर से मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी एक मैच में वो ऐसा कर चुके हैं और ऑफ कोर्स रिजल्ट जो था वो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बुरा रहा था उनके लिए। फिर से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखिए इस मैच को इंपॉर्टेंस है नहीं, तो फालतू में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और यंग प्लेयर्स को अगर एक मैच का मौका मिल जाए सीनियर लेवल पे तो क्या ही दिक्कत है, यही बात है। तो मुझे नहीं लगता बहुत गलत कुछ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करा है, पूरी तरीके से यंग टीम वो नहीं उतार रहे हैं। तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ आप मतलब मोटिवेशन या फिर ज़्यादा कुछ डिस्परेसी आप दोनों टीमों से उम्मीद नहीं रख सकते। लाइट हार्टेड मैच जो है हो सकता है ये। तो देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे लिए पॉइंट्स इस मैच में बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इस मैच में हमारे लिए उभर के आए। तो देखते हैं। तो ये वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया 4-1 से आपको आगे होते हुए दिख जाएगी। ये घर है विक्टोरिया का और ओवरऑल ठीक ठाक है, 50-50 का रिकॉर्ड है पिछले सीजन में। हालांकि तब के जो रिजल्ट्स आए थे जिन प्लेयर्स के साथ आए थे और अभी जो प्लेयर्स हैं इनमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है। तो जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो यह है पहला मैच। आप परफॉर्मर्स जो हैं आप नोटिस करते रहे ना, मैं पैटर्न्स दिखा रहा हूँ स्कोर का, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है मैचेस में, ठीक है। तो यह है पहला मैच, ये है पर्थ में हुआ था ये मैच, जो कि ऑफ कोर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का घर होता है, मतलब ये न्यूट्रल वेन्यू था दोनों टीम्स के लिए। विक्टोरिया ने बनाया था 343, लीड किया था मार्कस हैरिस और हैंड्सकॉम्ब ने। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई थी और कैमरन वेरेंटे, ये ही जो सीज़न था ना, मतलब 2016, 17, 18 सीजन का पहला जो हिस्सा था, वहाँ पर कैमरन वेरेंटे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर। लेकिन उसके बाद से बस उनकी परछाई ही दिखती है, उस तरह का परफॉर्मेंस तो वो कभी दिखा नहीं पाए हैं। और यहाँ से टॉम कूपर जो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे थे इस फिक्चर में, लेकिन ऑफ कोर्स ये अवेलेबल नहीं है और ये विकेट टेकर्स थे, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स इनमें से अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, और यही है आखिरी मैच, आखिरी 5 में से जहाँ पर विक्टोरिया को जीत दर्ज हुआ था। लीड किया था किसने? मार्कस हैरिस और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने विक्टोरिया की तरफ से, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल हैं। अगला मैच अगर हम देखें तो यहाँ पर भी साउथ आपको दिखेगा विक्टोरिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इस बार लीड किया था ट्रेविस डीन और मैट शॉट ने। वेरेंटे का यहाँ पर भी कुछ था बॉलिंग से स्पेशली, ये कुछ विकेट टेकर्स थे। लेकिन इस बार साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग से बेटर परफॉर्मेंस करा, जहाँ पर केरी के कुछ रन्स थे, वीदरॉल्ड, फर्ग्यूसन, फिर से कूपर, लेमन, रॉस, वेरेंटे, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं सबने मिलकर कंट्रीब्यूट करा। लेकिन मेजर स्कोरर्स जो थे उनमें से आपको दिखेगा वीदरॉल्ड, अच्छा कैलम फर्गूसन भी कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, और जेक लेमन जो आपको दिख जाएंगे, और कैमरन वेरेंटे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये मैच हुआ था सिडनी में। उसके बाद आ जाते हैं होबार्ट में जो मैच हुआ था। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट हुई थी, उन्होंने बनाया था 339। एलेक्स केडी, विदरॉल्ड फिर से, और टॉम कूपर फिर से आपको दिख जाएंगे। विदरॉल्ड आपको लगातार 2 मैच में यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही मैच में काफ़ी डिसेंट स्कोर उन्होंने बनाया हुआ है। विक्टोरिया ने यहाँ पर कुछ खास वो नहीं कर पाए थे। मैट शॉट के कुछ रन्स थे जहाँ पर लीड किया था बोलरों में से वोडाल ने, और वेरेंटे यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। वेरेंटे कंसिस्टेंटली हैं वैसे, अगर हम इस फिक्चर में बात करें, लगातार तीनों ही मैच में हमने देखा है। अगला मैच ये हुआ था मेलबर्न में, और ये है सेकेंड लास्ट मैच जो मेलबर्न में हुआ था। ज़रूरी नहीं कि आज का जो मतलब ये जो मैच होने वाला है जंक्शन ओवल मेलबर्न उसी वहीं पे हो, लेकिन मेलबर्न के किसी ग्राउंड में हुआ था। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बना था 265। फर्ग्यूसन जो कि अवेलेबल नहीं है, लेमन का नाम भी आपको कई बार दिख रहा होगा, टॉम कूपर तो इस फिक्चर में कंसिस्टेंट होते ही हैं। विक्टोरिया चेज नहीं कर पाई थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको हैंड्सकॉम्ब दिख जाएंगे, और यहाँ पर बोलरों में से कोई खास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑफ कोर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जो चीज़ नोटिस करने वाली है, ये जो पहला मैच था, मतलब ये मैच विक्टोरिया का बैटिंग डोमिनेशन हुआ था, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद से साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी हुई है, 350 उन्होंने बनाया था, विक्टोरिया चेज नहीं कर पाई। यहाँ पर 339 बनाया, विक्टोरिया का बैटिंग कोलैप्स हो गया, हाफ रन तक भी वो नहीं पहुँच पाए। उसके बाद यहाँ पर भी 260 के ऊपर उन्होंने बनाया था, विक्टोरिया फिर से मतलब शॉर्ट रह गए वो 8 रनों से।
और आखिरी जो मैच हुआ था ये हुआ था एमसीजी में। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भी डिसेंट स्कोर बनाया था। फर्ग्यूसन, साथ में केरी यहाँ पर रन उनका है, और टॉम कूपर जैसे मैंने बताया ये काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। और बॉलरों में से करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ये सारे के सारे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। जावियर क्रोन, मैट शॉट, सदरलैंड, और बैट्समैनों में से भी मैट शॉट आपको दिख जाएंगे, फिंच, हैंड्सकॉम्ब इनके साथ, ठीक है। और फिर से विक्टोरिया यहाँ पर क्लोज रही लेकिन जीत नहीं पाई। तो काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर क्लोज हुए हैं। नोटिस करो, ये मैच 1 रन से जीता था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 रन से वो जीते, तो यहाँ पर 11 रन से जीते। तो काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो क्लोज भी रहे हैं और एक तरफा मैचेस भी हुए हैं। लेकिन जो चीज़ बताने लायक है, ठीक है, पहले मैच के बाद से हम देख रहे हैं कि हमेशा ही साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी रही है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं 350 प्लस, उसके बाद 330 प्लस, यहाँ पर भी 265, आखिरी मैच पर भी 322, ये हुआ था एमसीजी में। तो रन्स तो यहाँ पे बन रहे हैं। विक्टोरिया की बैटिंग मैं नहीं कहूँगा बुरा हुआ है, उन्होंने भी 300 के बाद स्कोर कुछ बार बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 321, यहाँ पर 257, यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी 345, और आखिरी जो मैच यहाँ पर भी 343। तो ये फिक्सचर तो काफ़ी रन्स हमें दिखा रहा है, ठीक है। बैटिंग कोलैप्स अगर किसी टीम का हुआ है तो विक्टोरिया का हुआ है एक बार, जैसा कि हमने देखा ये जो मैच हुआ था 168 पर निपट गए थे। और ये जो पहला वाला मैच था यहाँ पर एक बार हुआ था साउथ ऑस्ट्रेलिया का। बैटिंग कोलैप्स अब नहीं कह सकते, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, 208। तो ऐसा नहीं तो रन्स यहाँ पे बन रहे हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही है। और इसकी रीज़न की वजह से साउथ ऑस्ट्रेलिया इस फिक्सचर में भी आपको काफ़ी हद तक आगे होती हुई दिख रही है। कुछ परफॉर्मर्स आपने नोटिस करे हुए हैं, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जैसे कि टॉम कूपर आपने देखा है, कैलम फर्गूसन देखा है, जो विथड्रॉल देखा है, और एलेक्स केरी का नाम भी बीच बीच में आया हुआ है। ये कुछ परफॉर्मर हैं। विक्टोरिया की तरफ से जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल है उनमें से सिर्फ पीटर हैंडसॉम्ब का ही नाम आपको दिखेगा, और कोई खास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके सिवाय कैमरन वैलेंटे, जिनका नाम आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स तो सारे हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा ही कहता हूं कि बहुत सारे फिक्सचरों में इनका रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये उस तरह के परफॉर्मर अभी नहीं रहे हैं जिस तरह के परफॉर्मर ये 2-3 सीजन पहले थे। तो यही है सारी कहानियां हेड टू हेड में। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, फिर से देखना चाहते हो, तो आप वीडियो बैक करके या पॉज करके फिर से देख सकते हो। मैंने जो बताना था बता दिया है। आगे अगर हम समराइजन पे आ जाए और इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें, है ना, तो जो नाम हमने देखे हैं अगर हम उनकी बातें कर लें तो विथड्रॉल आपको दिख जाएगा 41 उनका एवरेज है, एलेक्स केरी 41, फर्ग्यूसन नहीं है, टॉम कूपर नहीं है, जो बेस्ट 2 एवरेज मेकर थे टॉम कूपर और कैलम फर्ग्यूसन, वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जेक लेमैन का भी नाम आपको यहाँ पे मिल जाता है। जेक लेमैन ज़्यादा उनको मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मिला है उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा हुआ है। और याद रखना ये बेटर फॉर्म पे नज़र आए थे इस शेफील्ड शील्ड में जो मैचेस हुए थे वहाँ पे भी। तो देखना पड़ेगा कितना मौका उनको जो है मिलता है। और कैमरन वैलेंटे एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर के तौर पे आए हैं, लेकिन खास कुछ तो नहीं है यहाँ बताने लायक। विक्टोरिया की तरफ से बातें करें तो पीटर हैंडसॉम्ब आपको दिख जाएंगे 39, और मैट शॉट एक नाम आ रहा है जिनका 48-49 के आसपास औसत है। पीटर हैंडसॉम्ब थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं हल्का है, लेकिन आखिरी जो मैच एमसीजी में हुआ था यहाँ पर उन्होंने रन बनाया हुआ है। इवन दोनों ही जो मैच मेलबर्न में हुआ है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पीटर हैंडसॉम्ब को आप चाहे दूसरे किसी ग्राउंड पे एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेलबर्न के किसी ग्राउंड पे आप उनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और आप नोटिस कर सकते हैं ये पूरे फिक्सचर में 2 मैच हुए हैं जो कि मेलबर्न में किसी ग्राउंड पे हुआ है, और दोनों ही मैच पे पीटर हैंडसॉम्ब का रन है यहाँ पर 64 और यहाँ पे 87। चाहे उनके आजू बाजू से कोई रन बना या नहीं बना, लेकिन वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं मेलबर्न में, हमेशा नहीं लगभग कंसिस्टेंट रहते हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको आगे भी दूंगा। बॉलिंग में भी आपको बड़ा जो है लिस्ट देखने को मिल जाएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से यहाँ पर वैलेंटे फिर से, और डैनियल वुडाल यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, 4 मैच में 9 विकेट। तो काफ़ी अच्छा स्टैटिस्टिक्स से आप कह सकते हैं, पर मैच 2 विकेट से भी ज़्यादा औसत वो रख रहे हैं, और एक बार 5 विकेट भी ले चुके हैं। बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो कैमरन वैलेंटे आपको दोनों तरफ से दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावित मत होइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कैमरन वैलेंटे वो प्लेयर नहीं है जो प्लेयर वो 2-3 सीजन पहले थे। तो यह सारी चीज़ें जो हमारे पास हेड टू हेड से अवेलेबल थी, मैचेस कैसे गए, स्कोर्स कैसे बने, कौन सी टीम कहाँ पे स्ट्रांग रही, किस तरह के परफॉर्मर्स हमें देखने को मिले, ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ कॉमन प्लेयर्स के साथ एक आध पॉइंट भी आपको यहाँ से ज़रूर मिले होंगे। तो यही सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से आपके पास अवेलेबल रही हैं। मैं एक शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ है जो कि कल ख़त्म हुआ है, सेम ग्राउंड पे सेम दोनों टीमों के बीच में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले भी हमने ये चीज़ करा हुआ है और ये चीज़ काफ़ी हद तक काम पे भी आता हुआ नज़र आया है हमारे लिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पहले बैटिंग करी थी,
करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाएंगे विदरॉल्ट, ट्रेविस हेड, सैम कर्बर, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। बॉलरों में से सदरलैंड है और कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया ने भी डिसेंट स्कोर बनाया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको हैडिस दिख जाएंगे, मैडिसन दिख जाएंगे, हार्पर दिख जाएंगे और टॉड मर्फी जो शायद ही इनको मौका मिलेगा, और सेमूर ये रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने प्लेयर्स को जो है मौका मिलता है। बॉलिंग में भी आपको सैम कर्बर दिख जाएंगे, डैनियल वोराल जिनका नाम हमने ऊपर देखा था, उन्होंने यहाँ पर भी काम करके दिखाया था, 3 विकेट। साउथ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इनिंग्स में आपको लेमन दिख जाएंगे कर्बर के साथ, और नियल्सन के भी कुछ रन से। हेनरी हंट उन्होंने बनाया है दोनों इनिंग्स में, लेकिन ऑफकोर्स ये तो अवेलेबल हैगा नहीं स्क्वाड में। तो कुछ नाम जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेविस हेड तो कॉमन नाम है, विदरॉल भी कॉमन नाम हो गया। सैम कर्बर आपको दिख रहे हैं, दोनों इनिंग्स में इन्होंने रन बनाया है, ठीक है। और जो एक इनिंग्स का बोरिंग मिला था वहाँ पर भी इन्होंने जो है विकेट निकाला हुआ है। और यहाँ से सेमूर का नाम है, जिनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाहूँगा, इनके बारे में कुछ बताना है मुझे। और मुझे कुछ खास नया तो नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो आपके टीम में लगभग है ना। अच्छा, तो यह है जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें शेफील्ड शील्ड से मिला था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप फिर भी एक बार चाहो तो देख सकते हो कौन कौन से परफॉर्मर आए हैं नहीं आए हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो पीटर हैंड्सकॉम्ब आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका औसत थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। 58-59 के आसपास औसत है, जो कि हेड टू हेड में 39 के आसपास था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिल्टराइजेशन कर दें कि फिल्ट्रेशन कर दें अगर कि मेलबर्न में हेड टू हेड में कितना एवरेज आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस है 39 ओवरऑल। लेकिन अगर हम मेलबर्न की बात करें तो 87 एक में 2 जो मैच हुए हैं, और एक में 864, मतलब 151 लगभग 75 के ऊपर जो है औसत होता है जब मेलबर्न में मैचेस होते हैं। और ग्राउंड पे भी हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लगभग 59 के आसपास औसत। बॉलिंग पे उस तरह से बताने लायक कोई नहीं है, ऑफकोर्स बॉलर्स बदलते रहते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे करंट स्क्वाड मेंबर में से तो काफ़ी सारे नए बॉलर्स को उन्होंने ट्राई करा हुआ है, तो इसीलिए रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी नहीं है। तो दोनों तरफ से एक चीज़ जो हमें कॉमन देखने को मिल रही है, विक्टोरिया की बॉलिंग के कोई बड़े नाम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इस ग्राउंड में मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं पिछले सीजन के 2-3 मैचेस आपको दिखाता हूं, और इस सीजन में 2 मैचेस हुए हैं। एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस करा हुआ है। अच्छा, दोनों ही टीमें इस सीजन में एक एक मैच खेल चुकी है इस ग्राउंड पे, और दोनों ही टीमें तास्मानिया से खेली थी, जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग वाली टीम होती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। तो कुछ हद तक इरेलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन जो जो परफॉर्मर्स वहाँ से हमारे पास आए हैं वो उनके बारे में हम बातें करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस ग्राउंड पे अगर हम देखेंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया का जो मैच हुआ था 2018 में, वहाँ पे आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से लेमन देखने को मिल जाएंगे, और कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 265 जो कि यहाँ पर चेज नहीं हुआ था, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर टीम जीती थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 322 यहाँ पर बने थे, फिर से फर्ग्यूसन का रन था, केरी यहाँ पर आए थे, कूपर का यहाँ पर भी रन था, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो छोड़ देते हैं। 322 बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर भी यहाँ जीतती हुई आपको दिख जाएगी। उसके बाद 2018 का ही जो फाइनल था, फिर से आप देखेंगे 274। अच्छा, पेसर्स का ही अपर हैंड है वैसे, अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे के सारे पेसर्स ही यहाँ पर जो है विकेट निकाल रहे हैं। ऊपर जो आपने हेड टू हेड देखा भी था, वोराल यहाँ पर रहे हैं, ये कुछ थे। और जो फाइनल हुआ था विक्टोरिया और तास्मानिया के बीच में, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर भी टीम जीती थी। पेसर्स का अपर हैंड है, साथ में बीच बीच में एक आध विकेट स्पिनर को मिल जाए तो मिल जाए। इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं, अगर हम वहाँ पर देखें तो पेसर का अपर हैंड यहाँ पर भी है, सही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो। तो बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर 222 बना था। ऑफ कोर्स विक्टोरिया की बैटिंग यहाँ पर उतनी अच्छी थी नहीं, यंग प्लेयर्स को जो मैंने आपको बताया, यंग प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया था। सीनियर प्लेयर्स में से हैंड्सकॉम्ब थे, एज एक्सपेक्टेड उन्होंने रन बनाया था। मार्कस और सैम हार्पर जो कि इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पिछले सीजन से ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से हाईलाइट पे उनको रखा नहीं गया था, स्पॉटलाइट में रखा नहीं गया था, लेकिन अभी उनको काफ़ी लोग देख रहे हैं। और पेसर्स का तो अपर हैंड था, लेकिन एक स्पिनर यहाँ पर रह गए थे जिन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था। ये फिंगर स्पिनर थे, मतलब ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कोई स्पिनर थे, रिस्ट स्पिनर नहीं थे, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ऑफकोर्स तास्मानिया ने यहाँ पर चेस कर लिया था। बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा खराब रही है विक्टोरिया की, जो यंग बॉलर्स को उन्होंने खेला था, इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को, तो वो कुछ कर नहीं पाए थे। 225 यहाँ पर चेस कर लिया था बहुत ज़्यादा आराम से। और साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था तास्मानिया के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करा था साउथ ऑस्ट्रेलिया को, 104 पर निपटा दिया था। पेसर्स का अपर हैंड था, लेकिन फिर से वही एक स्पिनर जो फिंगर स्पिनर है, उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ है। अभी सवाल ये है, अच्छा यहाँ पर भी अगर आपने नोटिस करी होगी,
यहाँ पर भी पार्कर थे, मर्फी थे, जो स्पिनर्स थे विक्टोरिया की तरफ से इन्होंने विकेट निकाला था। पहले इनिंग्स में तो मैंने बता ही दिया, दोनों ही मैच पर एक बॉलर थे टॉम एंड्रयूज जो तास्मानिया के लिए खेलते हैं, तो उन्होंने दोनों ही मैच में 3-3 करके विकेट निकाले हुए थे। सिमिलरिटीज़ क्या है कि ये जो मैचेस हुए थे ना, ज़्यादा दिन के डिफरेंस में नहीं हुआ था। आप नोटिस कर सकते हैं, ये हुआ था 10 मार्च को, ये हुआ था 12 मार्च को, और 9 मार्च को यहाँ पे एक शेफील्ड का मैच खत्म हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है, जंक्शन ओवल है, ये MCG वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि पिच पे थोड़ा सा स्लोनेस आ गया था शेफील्ड के मैच के बाद। ठीक है, और उसी वजह से यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिनर्स को रोल पे हम देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एक ही स्पिनर था जिन्होंने विकेट निकाला, लेकिन आए हैं कोई ना कोई। और दूसरे मैच में भी यही चीज़ हुआ है, लेकिन पहले हमें इतना ज़्यादा जो है किसी एक स्पिनर का इतना बंचेस में विकेट देखने को नहीं मिलता था। एक आध विकेट तो मिल ही सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे जितना समझ में आ रहा है कि रेगुलरली मैचेस वहाँ पे होते नहीं थे, गैप रख के मैचेस होता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप 4 दिन का मैचेस के बाद, मतलब इमीडिएटली बाद एक और मैच कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, और वो यहाँ पर पड़ा भी था। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर क्योंकि देखिए कल ही मैंने जैसा आपको बताया कि 4 डे मैच एक ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद एक दिन के डिफरेंस पे फिर से एक मैच होने जा रहा है, तो मुझे लगता है फिर से आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी मैं पूरी तरीके से कंफर्म क्यों नहीं कह सकता, एक तो हिस्ट्री जो कि इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, और दूसरी बात है ये कि आगे की जो 2 मैचेस मैंने आपको दिखाया, जो 10 मार्च और 12 मार्च में हुए थे, वो 9 मार्च में शेफील्ड के मैच के ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद हुआ था। लेकिन अभी का क्या है कि ये वाला जो मैच होने वाला है, शेफील्ड के ख़त्म होने का बाद एक दिन का गैप रहा है। अभी इस एक दिन के गैप का भी क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है, टॉस तो एक बार देख लीजिएगा कि टॉस की जो जीत रही है टीम क्या कर रही है, बैटिंग फर्स्ट कर रही है या चेस करना चाह रही है, तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और एक फिंगर स्पिनर आपकी टीम में होना चाहिए, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट से। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं मैं आगे तो बता ही दूंगा, वो आप सुनते रहना। तो यह सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे पास अवेलेबल थी, सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमने नोटिस करा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें, और आपने सही से देख लिया होगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर और देखते हैं क्या क्या जो है चेंजेस हो सकती हैं। तो पहले अगर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें, तो एक जो मेजर चेंज होगा कि कैलम फर्ग्यूसन नहीं खेलेंगे। तो बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं, विदरॉल्ड, नियल्सन ओपनिंग पे, उसके बाद हेड, केडी, लेमन का बैटिंग में प्रमोशन हो सकता है। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, अभी बैटिंग में काफ़ी नीचे आ रहे थे, तो इसीलिए हो सकता था कि हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर भी लें, लेकिन अभी उनकी बैटिंग में प्रमोशन हो भी सकती है। उसके बाद कर्बर और रायन गिब्सन, अभी ये पोजीशन पे कोई एक खेल सकता है। बाकी तो मुझे लगता है वैलेंटे, केली, वेस्ट अगर, डैनियल वोडाल और वेस्ट पोप यही आपके लिए होंगे। इनमें से ये जो 5 हैं आपके लिए मेन बॉलर्स हो जाएंगे। अगर सैम करबर खेलते हैं तो सैम करबर आपके लिए छठा बॉलर का रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है उस समय में ट्रेविस हेड को ज़रूरत नहीं पड़े बॉलिंग करने का, मैक्सिमम 2-3 ओवर अगर उनको मन हो तो कर सकते हैं अगर लगे तो। बाकी मुझे नहीं लगता। अभी अगर सैम करबर नहीं खेलते हैं तो उनके जगह पर खेल सकते हैं रायन गिब्सन। अब ये रायन गिब्सन BBL में भी खेल चुके हैं, अगर आपने BBL फॉलो करा होगा पता होगा कि अच्छे हार्ड हिटर माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इनको नहीं देखा है लिस्ट ए मतलब 50 ओवर मैचेस में करते हुए, लेकिन एक डोमेस्टिक मैच में मैंने देखा है कि एक 50 ओवर मैच पे इन्होंने 200 भी मारा हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत ही हार्ड हिटर फिनिशर टाइप के बैट्समैन है, बस इतना ही मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो मैं तो कहूँगा कि सैम करबर को ही मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी आपको कुशन दे देंगे, रिसेंटली अच्छा करके आ रहे हैं 4 डे मैचेस में भी, और बॉलिंग भी ठीक ठाक ओवर डाल सकते हैं। तो यही बात है, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोटिस कर लेना कि विक्टोरिया की जो बॉलिंग है वो फिर से वीक होने वाली है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस्ड बॉलर वहाँ पे नहीं होंगे। एक आध जो होंगे विल सदरलैंड जैसे हो गए, तो वो उनको छोड़कर कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होंगे। तो फिर से विक्टोरिया की बॉलिंग जो है ऑन द लाइन रह सकती है। तो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो विदरॉल्ड, ट्रेविस हेड देखिए बहुत अच्छे फॉर्म पर तो नहीं चल रहे हैं। सीज़न का शुरुआत उन्होंने जिस तरह से करा था उस तरह के फॉर्म पर कतई नहीं, लेकिन ऑफकोर्स आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। अगर जो मैंने आपको बताया कि पिच में स्लोनेस वगैरह वैसी कोई बात अगर रहती है तो इनकी बॉलिंग भी काम पे आपको आ सकती है। उसके बाद आपको देखिए
एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप हैरी निल्सन को लोगे या नहीं। देखिए जैसी बॉलिंग है विक्टोरिया की, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इशू होना चाहिए टॉप ऑर्डर के किसी बैट्समैन को रन बनाने के लिए। तो उस हिसाब से हैरी निल्सन भी काम पे आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, हैरी निल्सन को लेना है या नहीं। बाकी तो एलेक्स कैरी सभी के टीम में होंगे। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन स्मॉल लीग में तो आपको रखना ही पड़ेगा। कीपर है, कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे देंगे। अगर आप हैरी निल्सन को नहीं रखते हो तो आपके पास जेक लेमन को लेने का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर हम आए तो देखिए बॉलिंग भी इन्हीं की बेटर है। तो वेस एगर, डैनियल वुडाल तो होंगे ही आपकी टीम में। तीसरा बॉलर अगर आप लेना चाहते हो बैटिंग फर्स्ट में कैमरन वैलेंटे या कोरी केली में से किसी को ट्राई कर सकते हो। तो मैंने बैटिंग फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है तब इनके पास बैटिंग आ भी जाए, और अगर बैटिंग आ जाती है तो ये अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद वेस पॉप, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर पिच स्लो हो जाती है तो रिस्ट स्पिनर को ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाला है जितना फिंगर स्पिनर को मिल सकता है। तो यही है। ऑफ कोर्स आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में ही टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स और ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर्स जो हैं इन्हीं के टीम में है, कम से कम स्मॉल लीग में। मेरा जो शॉर्ट लिस्ट है मैं बता दिया। जो मेरे टीम में ऑफ कोर्स होंगे वो हैं वीदरऑल्ड, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी के बारे में मैं सोच सकता हूँ बड़ी लीग में, क्योंकि उस तरह के टच पे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि विक्टोरिया की बॉलिंग जैसी है, एलेक्स कैरी जैसे बड़े प्लेयर को आप छोड़ नहीं सकते स्मॉल लीग में। तो स्मॉल लीग में इनको भी रख लो। उसके बाद यहाँ पे वेस एगर, डैनियल वुडाल, ये 5 तो मेरे टीम में होंगे ही। टॉस के ऊपर डिपेंड करके इन दोनों में से किसी एक को, तो ये हो गए छठे प्लेयर। और सातवां प्लेयर या तो निल्सन या तो लेमन, अगर आपको लेना है तो। अच्छा, विक्टोरिया की तरफ से बात करें तो जिन प्लेयर्स को मैं कतई नहीं छोड़ने वाला, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस हैरिस, विल सदरलैंड, ये तीनों प्लेयर को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सैम हार्पर को मैं सजेस्ट करूँगा, काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पे जो आखिरी मैच वो खेल के गए हैं वहाँ पे रन बनाया है। जो सिफिल्ड का मैच हुआ वहाँ पे रन बनाया है। आखिरी जो मैच हुआ था मार्च कप का वहाँ पर भी रन बनाया है। तो अच्छे फॉर्म पर नज़र आ रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है इनको ड्रॉप करने का। इवन मैं तो हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सजेशन भी आपको दे दूँ स्मॉल लीग में, क्योंकि देखिए एक बार के लिए ये आपको मानना पड़ेगा विक्टोरिया की बॉलिंग हो सकता है काफ़ी ख़राब हो गई है इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को लेने के बाद, लेकिन बैटिंग में उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी है। और एनी डे ये मत सोच लेना कि विक्टोरिया की बॉलिंग ख़राब हो गई है मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी हो गई है। उनकी बॉलिंग तो ख़राब है ही, ठीक है। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अभी क्या है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा ज़्यादा ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले नाम उनके पास है, तो इसीलिए स्मॉल लीग में आपको उनको लेना पड़ेगा। नहीं तो बॉलिंग तो इनकी भी ख़राब है, ठीक है। तो इसीलिए विक्टोरिया के बैट्समैनों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है कि ये 3 के साथ सैम हार्पर हमारे चौथे प्लेयर हो गए। टॉस के ऊपर डिपेंड करके हमें लेना पड़ेगा बाकी प्लेयर। जोनो मेडलो को काफ़ी लोग ले सकते हैं, पिछले मैच में 5 विकेट लेके आए हैं, जो शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व करा है एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग इनको काफ़ी डिसेंट ओवर दी गई थी और विकेट भी ये लेते गए। तो हो सकता है काफ़ी लोग इनको ट्राई करें। अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो आप जोनाथन मेडले को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब इन यही एकमात्र होंगे सदरलैंड के अलावा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। इसके सिवाय जिन प्लेयर्स को आप ऊपर ट्राई कर सकते हैं वो है जैक इवांस, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो तो। एक प्लेयर है जैक, शायद नाम है इनका, सेमूर, काफ़ी सही बैट्समैन मुझे नज़र आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई काम बनेगा अगर टॉप ऑर्डर में इनको मौका नहीं मिलता है। हैं तो ये ओपनर, लेकिन अगर ओपनिंग पे इनको भेजा नहीं जाता है तो इनका कोई काम नहीं आएगा, तो इग्नोर कर लो, स्मॉल लीग में ज़रूरत नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में आप जो है मेजॉरिटी ऑफ द बैट्समैन लेके चल सकते हो विक्टोरिया की तरफ से। और अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो सदरलैंड तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, उसके साथ एक बॉलर जैसे कि जोनाथन मेडलो या फिर जैक इवांस जैसे किसी को एडॉप्ट कर सकते हो, सही है। कैप्टन मैसेजर चॉइस की बात करें विक्टोरिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैट शॉट या हार्पर में से ही लोग जाएंगे। हार्पर को काफ़ी कम लोग अभी भी ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई परफॉर्मेंस ख़राब है, बल्कि इसलिए कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचेंगे नहीं अगर आप 3 या उससे ज़्यादा विकेट कीपर लेने जाते हो तो। और रिस्क लेना है तो विल सदरलैंड यहाँ से और मार्कस हैरिस और सेमूर में से अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड सेवेज में होंगे, उसके बाद वीदरऑल्ड। और अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पर लेमन मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर एक आध विकेट गलती से भी जल्दी गिर गया तो लेमन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हैरी निल्सन देखिए अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते, और इससे अच्छा मौका तो सीजन एंड करने का उसके बाद नहीं उनके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि विक्टोरिया जैसी वीकर बॉलिंग लाइनअप, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो खेलने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा। और उसके बाद सैम करवल, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये जो है ये थोड़ा रिस्की स्ट्रक्चर तो है। क्या है
कि विक्टोरिया अगर पहले बैटिंग करती है तो ये काम पे आ भी सकता है। आप क्या कर सकते हो कि जैक इवांस को आप नहीं लो तो भी चलेगा, उनके जगह पर आप यहाँ पे समझ लीजिए कैमरन वेरेंट को ही लेते हैं, इनका नाम कई बार आया है। तो चलिए ऐसा अगर हम टीम बना लेते हैं तो हमारे पास देखिए पीटर हैंड्सकॉम्ब है, मार्कस हैरिस हैं जिनका सबसे बेहतर रिकॉर्ड है, और सैम हार्पर जो हमारे लिए बेस्ट पंट के तौर पे सामने आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़े पंट होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग आपके ओपोनेंट पे ये इनको लेके आएंगे, आप कंसीडर करके चलो, है ना। ठीक है। और बाकी हमने क्या किया है कि यहाँ पर एलेक्स केरी, वीथरोल्ड, लेमन और ट्रेविस हेड, ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है। मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि विक्टोरिया की बैटिंग यहाँ पे बहुत ख़राब होगी, तो इसीलिए मैंने वो गलती नहीं करी कि टॉप 2, टॉप 10, टॉप 3 बैट्समैन को लेके ही मैंने मतलब निपटा दिया है। जो मेन हमारे बैट्समैन हैं विक्टोरिया की तरफ से मैंने उनको रखा है। ज़रूरत पड़ने पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही इनकी तरफ से बनाऊंगा, क्योंकि विक्टोरिया की बॉलिंग ख़राब हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी हो गई है। तो रन्स तो विक्टोरिया बड़े बनाएंगे, ठीक है, हो सकता है साउथ ऑस्ट्रेलिया चेस कर दे, ये हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा एक बनाया है। इसके सिवाय जो बैट्समैनों में से आपके पास निक मैडिसन का भी ऑप्शन आएगा, एक प्लेयर आपके पास ये अवेलेबल है, आप इनको भी ले सकते हो, लेकिन ये उतने अच्छे फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनकी बॉलिंग जो है काम पे आ सकती है, ये एक पॉइंट है जो मैंने उस तरह से बताया नहीं क्यों काम पे आ सकती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि पिच पे थोड़ा बहुत स्लोनेस है। तो ऑफ स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो टॉड मर्फी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो विक्टोरिया की तरफ से हैं, या फिर निक मैडिसन, यही दोनों ऑप्शंस हैं जो थोड़ा बहुत फिंगर स्पिनर का रोल जो है निभा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई काम पे आ भी सकता है, और यही बस है। ठीक है, तो जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो निक मैडिसन को अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन से विल सदरलैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले जैक इवांस को क्यों लिया था मालूम, इसलिए नहीं कि वो मेरे बहुत काम पे आ जाएंगे। अगर मैं जैक इवांस को लेता हूँ ना, तो अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेती है तो हमारे पास यहाँ पे नियल्सन लेने का भी ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा भी एक कर सकता हूँ काम, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये चीज़ काफ़ी काम पे आ जाएगी अगर विक्टोरिया पहले बॉलिंग कर रही है, जो मुझे नहीं लगता। अगर विक्टोरिया टॉस जीतेगी वो तो करना चाहेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, टॉप 5 बैट्समैन को मैंने ले लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ से ही सब कुछ जो है काम वगैरह होगा। तो अगर विक्टोरिया पहले बॉलिंग कर रही है तो ऐसा आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि नियल्सन के जगह पर, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है नियल्सन लेने में, तो आप कर्बर को ले सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे रायन गिब्सन खेल लेते हैं तो रायन गिब्सन को भी ले सकते हो। कर्बर को लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा देंगे, बस यही। ठीक है, बस यही आप कर सकते हो। और उस मामले में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस, देखिए कैप्टनसी के लिए पीटर हैंड्सकॉम्ब इस मैच में बेस्ट चॉइस है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। और हमेशा ही मैं कहता हूँ कि मेलबर्न में मैच है तो पीटर हैंड्सकॉम्ब आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। इसके सिवाय भी अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो तो ट्रेविस हेड हैं, जो वीथरोल्ड हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो कैप्टनसी के लिए। और वाइस कैप्टनसी के लिए सैम हार्पर, मार्कस हैरिस, बैट्समैनों में से ही हमें जाना है, जाहिर सी बात है। और अगर आप देख रहे हो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है पहले बॉलिंग कर रही है, तब आप नियल्सन के जगह पर यहाँ पे जैक इवांस को हटा दो, यहाँ पे आप वेरेंटे या फिर कोरी केली में से किसी एक को ले लो। ठीक है, मैं चलो वेरेंटे को ही ले रहा हूँ। और यहाँ पर आप एक और बैट्समैन ऐड कर सकते हो, जोनाथन मेडलो के रूप में, या फिर सदरलैंड के रूप में, या फिर मैडिसन के रूप में। ये तीनों ही बॉलिंग भी करवा सकते हैं। मैडिसन को देंगे या नहीं बॉलिंग पता नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। 1-2 प्लेयर का ही बस ऑल्टरनेशन होगा टॉस के ऊपर डिपेंड करके। बाकी मुझे तो लगता है कि इस मैच में आपको काफ़ी रन्स देखने को मिलने चाहिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आपका ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ मैं, विक्टोरिया की बॉलिंग तो खराब हुई ही है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पहले से खराब थी। ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए कौन कौन से हैं? पीटर हैंड्सकॉम्ब, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेफेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, सब कुछ इनकी सपोर्ट में है। और मेलबर्न में मैं कभी भी इनको अंडरएस्टिमेट नहीं करता हूँ, मैंने बता ही दिया है। ट्रेविस हेड उसके बाद, और रिस्क ले सकते हो तो सैम हार्पर और जो विथरोल्ड में से कोई है। ठीक है, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है तो वोडाल को भी आप ट्राई कर सकते हो, इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इस फिक्चर में। और ये चीज़ याद रखना, ये जो 3-4 बैट्समैन है ना विक्टोरिया की तरफ से, उनके बाद उनके बैटिंग में भी इश्यूज़ हैं, सीनियर प्लेयर्स की कमी है। ठीक है, तो अगर ये 3-4 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं या फिर आउट भी हो जाते हैं तो डेथ ओवर्स में वोडाल या फिर जो वेस एगर वगैरह होंगे ये आपको भतेरा विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो बड़ी लीग में इन दोनों के वजह ट्राई करना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मैंने कोशिश करी है जितना लॉजिकल एनालिसिस पॉसिबल है मैंने आपके सामने रखने का। काफ़ी इजी मैच है, मैं सही बताऊं तो बस छोटे मोटे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा टॉस के बाद, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपका जो बेसिक टीम का मतलब स्ट्रक्चर होगा, अगर आप 5-6 ग्रैंड लिस्ट की टीम भी बनाते हो, उनमें से 8-9 प्लेयर्स तो यहीं से आपके लिए आ जाएंगे।
उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन और 11th प्लेयर 10th प्लेयर आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से ये वीडियो अगर आपने देखी होगी, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल में मसली ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।